नमस्कार, ईटी स्वदेश पे एक खास पेशकश है मार्केट महारथी। आज के मेहमान हैं संदीप टंडन, हमारे साथ क्वांट म्यूचुअल फंड के फाउंडर एंड सीईओ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पिछली बार आप हमसे बात कर रहे थे और इस बार जब बात हो रही है तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, वो है ग्लोबल मार्केट में। बॉन्ड यील्ड्स, यूएस बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स रिवर्स हो गए हैं और वहीं रेट कट के चांसेस बहुत शार्पली बढ़ गए सितंबर में। इनफैक्ट कुछ लोग तो बोल रहे हैं शायद जुलाई एंड में ही आ जाए। और दूसरी तरफ ट्रंप साहब का जो असैसिनेशन इम्पैक्ट हुआ, अफेक्ट हुआ है, उससे भी उनके आने के चांसेस बढ़ गए हैं। ये ग्लोबल मैक्रोज पे आपको क्योंकि नज़र रहती है, आप कैसे देखते हैं ये सारे फैक्टर्स एक ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में? अजय, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। इनफैक्ट मैं आपके चैनल पे निकुंज को मैंने लास्ट वीक ये कुछ चीजें पर्सपेक्टिव रखा था। देखिए, दो तीन चीजें समझ में आनी चाहिए कि अपन इसको 2 मिनट अलग करते हैं कि इंडियन मैक्रो पे 2 मिनट बाद में आते हैं, पहले ग्लोबल मैक्रो पे फोकस करते हैं। आज ग्लोबल मैक्रो का चैलेंजेस क्या है? ओके, अगर हम यूएस का देखें, जैसे अगर हम रिस्क एपेटाइट की बात करें तो एक रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुआ है ग्लोबल मार्केट में, पर्टिकुलरली यूएस का। और दूसरी चीज देखें कि एक कॉम्प्लेंसी सेट इन हो गई है ना, पीपल आर वेरी कॉम्प्लेसेंट। तो जो हमारे कौन कॉम्प्लेंसी इंडिकेटर है वो सब में स्पाइक आया है। ओके, विच क्लियरली मीन्स कि कहीं आने वाले समय में ग्लोबल वॉलिटिलिटी बढ़ने वाली है। ओके, अब ग्लोबल वॉलिटिलिटी ऐसा कोई स्पेसिफिक चीजों पे दिखता नहीं है कि क्या आपको एक स्पेसिफिक आंसर दें। तो सबसे पहले तो दिखता है कि जियो पॉलिटिकल वॉलिटिलिटी स्पाइक करेगी, करेंसी वॉलिटिलिटी स्पाइक करेगी, क्योंकि आपको जानते हैं कि हम एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट स्ट्रेटजिस्ट हैं, तो हम लोग एक्सट्रीम इन्फ्लेक्शन को पकड़ पाते हैं। तो उस तरह का एक वापस एनवायरनमेंट दिखता है कि यहाँ से ग्लोबल क्रॉस एसेट क्रॉस मार्केट की अगर वॉलिटिलिटी की बात करें तो स्पाइक होती हुई दिखती है। इसका मतलब वो ऐसा नहीं है एक दिन में शूट अप हो जाएगी, बट एक पॉइंट पे आ गया जहां से एक रिफ्लेक्स रैली जिसको बोलते हैं वो विजिबल दिखती है। तो वो बैकग्राउंड में थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट में को लेके थोड़ा सा मेरे को कंसर्न है, और ये बात मैंने रखी भी है। और थोड़ा कल करेक्शन भी आया है क्योंकि वहां पे बहुत स्क्यूड रैली हुई थी। वो मैग्निफिकेंट, अगर हम बात करें टॉप 7 नेम्स, टॉप 10 नेम्स या 3 सेक्टर्स की बात करें, उसके ऊपर फोकस था। भले ही रसल में भी थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन आया है। तो अगर हम ग्लोबली देखें तो देखिए बहुत मिक्स सिग्नल है। अगर इस बैकग्राउंड से अगर हमें देखें तो ये भाव से नेचुरल गैस से अच्छा लगता है। ओके, तो एग्री कुछ कुछ चीजें खराब लगती है एग्री में, तो कुछ चीजें अच्छी लगती। तो आपको कोई परफेक्ट ट्रेंड नहीं मिलेगा। अगर जैसे हम बेस मेटल और प्रेशियस मेटल की बात करें तो ऐसा लगता है कि प्रेशियस मेटल एक बार वहां पे भी कॉम्प्लेंसी के साइन है, सिल्वर हो, गोल्ड हो, चाहे कॉपर हो। बट बाकी मेटल्स में अगर हम बाकी बेस मेटल की बात करें तो वहां पे कोई क्लैरिटी के साइंस नहीं है। तो एक बहुत मिक्स, जब इस तरह का मिक्स व्यू आता है तो एक वॉलिटिलिटी बढ़ती है कि आपको कोई चीज का डायरेक्शन पे क्लैरिटी नहीं मिलती है। तो एक बोल सकते हैं एक माइल्ड रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट ग्लोबली दिखता है। और अगर हम इसको इंडिया सेंटर की बात करें तो इंडिया का तो रिस्क एपेटाइट का पैरामीटर सेंटिमेंट डेटा बहुत कंस्ट्रक्टिव है। ओके, तो इंडिया में तो लिक्विडिटी पैरामीटर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो इंडिया बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव दे रहा है ग्लोबल मार्केट के कंपेरेटिव। इंडिया में एक्चुअली में कुछ फियर दिखता नहीं है। अगर कभी भी मार्केट, जैसे आज भी देखिए अपना मार्केट सुबह करेक्ट हुआ, क्यों करेक्ट हुआ? ग्लोबल मार्केट डाउन से, बाकी हम रिकवरी पे आ गए। तो इंडिया बहुत यूनिक सिचुएशन में है और हम हर फोरम पे बात करते हैं कि इंडिया का समथिंग बिग हैज चेंज। इंडिया का जो परसेप्शन एनालिटिक्स का डेटा है वो बहुत यूनिक है, एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो रिटेल इन्वेस्टर हो या कोई भी बड़े इन्वेस्टर हो, इस समय इंडियन मार्केट में आप सेक्टर रोटेट कर लो, स्टॉक रोटेट कर लो, जो हम लोग करते हैं हमारी थीसिस के हिसाब से, मनी फ्लो एनालिटिक्स के साथ। बट इस मार्केट से निकल के नहीं जाना। हम लोग बोलते हैं नहीं, डेकेड हमारा, आधी सेंचुरी हमारी, उस तरह का माइंडसेट है। अगर आप देखिए लास्ट 1-1.5 साल से एफआई ने अपॉर्चुनिटी मिस करी है, अब देखिए वो एग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कुछ जैसा फोमो जैसी फीलिंग उनको आती हुई दिख रही है कि उनके सेगमेंट में बाइंग कंटिन्यूस है। तो ये बैकग्राउंड में मैं कंस्ट्रक्टिव रहूंगा। और आप देखेंगे लास्ट 1-1.5 साल से काफी लोग बड़े 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 स्ट्रैटेजिस्ट, एनालिस्ट, मनी मैनेजर, सब लोगों को मार्केट महंगा दिखता था, लेकिन मार्केट करेक्ट ही नहीं हुआ क्योंकि सब लोग सिर्फ वैल्यूएशन पे फोकस करते हैं कि वैल्यूएशन एनालिटिक्स से आपको प्रॉपर आंसर नहीं मिलते हैं। जहां आप लिक्विडिटी एंगल लेके आते हैं तो समझ आता है लिक्विडिटी तो इंडिकेटर सब राइज कर रहे हैं। जहां परसेप्शन को लेके आते हैं तो अपने परसेप्शन तो इंप्रूव हो रहे हैं इंडिया के रिलेटिव बेसिस पे, एब्सोल्यूट बेसिस पे। तो आपको प्रॉपर आंसर मिलते हैं। इसलिए भी कोई परफेक्ट टॉप का ऐसा साइन आ गया है नहीं है। तो हम लोग को अपना बेफिक्री से बाजार में बने रहना चाहिए। आपने इनफैक्ट आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। पिछले 15 दिन से हर तरफ यही बात हो रही है, बाजार बहुत महंगा हो गया, क्या निकल जाए, क्या प्रॉफिट बुक करें। तो आपने एक स्ट्रैटेजी बताई है कि इसको थोड़ा बहुत ट्रिमिंग भले ही कर लीजिए, बट बने रहिए, राइड करिए इसको। चलिए वापस आते हैं, एक और बात हो रही है, वो बजट बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट इस बार बन रहा है।
सब लोग सवाल उठा रहे हैं कि मजबूत बजट आएगा कि ये आपका जिस हिसाब से इलेक्शन आउटकम आया तो कहीं नहीं गठजोड़ की जो सरकार है कहीं उसके कंपल्शन ना आ जाए, ये बाजार में फियर है। आपने भी इंडियन मैक्रोज को बहुत अच्छी तरह देखा और काफ़ी हद तक इस सरकार ने फिस्कल प्रूडेंस डिस्प्ले किया है। आपको लगता है इस बजट में भी, क्योंकि ये 5 साल का एक तरह से ब्लूप्रिंट रखेंगे, फिस्कल प्रूडेंट रहेगा या फिर थोड़ा सा झुकाव रह सकता है कंजम्पशन को ठीक करने के लिए और लोअर बॉटम ऑफ द पिरामिड को थोड़ा एक तरह से सहूलियत दी जा सकती है? देखिए अजय, ऐसा है कि लास्ट अगर हम 10-12 साल की बात करें तो लास्ट 10 साल के अंदर बजट का जो रेलेवेंस था वो डिक्लाइन हो रहा है। ओके। और ग्लोबली इतना बड़ा कभी भी एम्फेसिस होता नहीं है। वो एक अच्छी चीज है कि हमारे लिए कि वन ऑफ द इवेंट्स है, लेकिन मार्केट में क्या थोड़ा हाइप क्रिएट हो जाता है कि बजट आ रहा है, इलेक्शन आउटकम। इलेक्शन तो मैं फिर भी एक बड़ा आउटकम बोलूंगा, लेकिन इलेक्शन बजट कोई बहुत बड़ा आउटकम काफी इंप्रूवमेंट होता है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि कोई रेडिकल चेंजेस आ जाएंगे। जो भी चीजें आएंगी या तो वो स्ट्रेंथन होंगी, जैसे हम लोग रिन्यूएबल की बात करते हैं, सोलर की बात करते हैं, ईवीज की बात करते हैं, या माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड बात करते हैं, या पीएलआई से रिलेटेड जो इंडिया सेंट्रिक मैन्युफैक्चरिंग थीसिस, जो लार्जर पिक्चर है करंट गवर्नमेंट का, उसमें फिजिकल प्रूडेंस मेंटेन रहेगा। और मेरे को लगता है उसमें एक साइकोलॉजिकल फ्लिप आएगा। मे बी रूरल देखिए इकोनॉमी तो सफर तो हुई है पोस्ट कोविड की, अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट तो है। तो अगर कहीं कुछ कंजम्पशन लेड कुछ आता है तो उसमें कुछ बुराई भी नहीं, उसको मैं पॉपुलरिज्म के एंगल से नहीं देखूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस सोशल वर्क ग्रुप के लिए भी है कि अगर कहीं कहीं पेन पॉइंट्स हैं तो उसको एड्रेस करना चाहिए। अगर उस बैकग्राउंड में देखें तो हमने खाली बजट के एंगल से नहीं, हम तो लास्ट 6 महीने से कंजम्पशन स्टॉक्स में आ गए हैं, क्योंकि हमको बहुत अर्ली साइन जनवरी में दिख गए थे। अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी डेटा देखें तो हमको एक पैटर्न समझ में आ गया था कि यहाँ से डेटा पॉइंट्स कंस्ट्रक्टिव हो रहे हैं। तो हमने काफी बड़ा एक्सपोजर, अगर हमारे पोर्टफोलियो में देखेंगे तो कंजम्पशन स्टॉक का लास्ट 6-8 महीने के अंदर हमने बढ़ाया। वो एक्सट्रीम निग्लेक्टेड जोन पे थे जहां पे डाउनसाइड नहीं था, तो हमने उसको पार्टिसिपेट भी किया है, लेकिन ये सोच के नहीं किया था कि बजट के इस एंगल से आएंगे, कि ओवरऑल डेटा पॉइंट थोड़े कंस्ट्रक्टिव। बहुत अच्छी बात बोली आपने। कंजम्पशन की बात करें तो एक तो ट्रेडिशनल कंजम्पशन स्टॉक्स हैं आपके, गोदरेज, मेरिको, वैरायटी, ब्रिटानिया वैरायटी, जो एक 5-6 बड़ी कंपनियां हैं और उन्हें एफएमसीजी के बास्केट में लाते हैं। फिर दूसरी तरफ कंजम्पशन क्यूएसआर, जूते बनाने वाली कंपनियां, और दूसरे तरह के कंजम्पशन मॉल्स की। आप कैसे कंजम्पशन को अप्रोच कर रहे हैं बेसिकली? देखिए बात बराबर है कि देखिए सबसे पहले तो ऑब्वियसली एफएमसीजी उसमें आ जाता है, कि सबसे बड़ा कंजम्पशन उधर ही है। अगर आप इसको ब्रेकअप करेंगे ना पूरे सेक्टर को वैल्यू टर्म्स में, तो सबसे बड़ा साइज आपको एफएमसीजी में मिलेगा, तो वो पहला पिक हो जाता है। दूसरा, जैसे आपने बोला कि कुछ शूज से रिलेटेड रिलेटेड कंपनी, देखिए कंजम्पशन बहुत ब्रॉड बेस्ड टर्म है। मैं एकदम रेस्टोरेंट्स वगैरह क्यूएसए उस पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी पोस्ट कोविड एक स्पाइक आया था। वो स्पाइक अब शायद थोड़ा सेटल हो रहा है, तो मैं उस स्पेस में उतना एक्साइटेड नहीं हूँ। बट बाकी कंजम्पशन स्पेस से, चाहे वो एफएमसीजी रिलेटेड हो, चाहे स्टेबल रिलेटेड हो, चाहे किसी और तरह का कंजम्पशन चीज अगर हम देखें, तो वो सब चीजों में पिकअप होता हुआ दिखता है। तो आई थिंक एक ब्रॉडर थिंग है। लेकिन देखो सेक्टर आपको समझ में आता है अल्टीमेटली आपकी जीत कहाँ होती है, जब आप राइट स्टॉक को ढूंढ पाते हो उस सेक्टर के अंदर। अब कोई बास्केट अप्रोच प्ले जरूर करती है, लेकिन अगर हम उसको स्टॉक स्पेसिफिक प्ले करेंगे तो ज्यादा मुनाफा में रहेंगे। जी। संदीप, हमारे सरकार ने और इस बार गवर्नमेंट ने कई टाइम से कैपेक्स ओरिएंटेड पॉलिसी मेकिंग रखी है, चाहे वो बजट में या बजट के बाहर। आपको भी इस बार वो टिल्ट बने रहता हुआ नजर आता है? तो ये जितने भी मैन्युफैक्चरिंग और कैपेक्स रिलेटेड, चाहे वो रेलवेज हो, मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, वहाँ पे आपका क्या, आपने अपना ओवरवेट थोड़ा सा ट्रिम किया है या आप बने हुए हैं अभी भी? देखिए ऐसा है कि हमारा जो लार्जर इंफ्रा और लार्जर मैन्युफैक्चरिंग, ये दो बड़ी इंडिया सेंट्रिक कॉल है। इसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ये डिकेड और फ्यू डिकेड्स की अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ये कॉल है, तो उसमें बने ही रहना चाहिए। लेकिन अगर उसको हम डाइसेक्ट करके आते हैं, अगर हम जैसे उसमें देखेंगे कैपिटल गुड्स, तो कैपिटल गुड्स का मुझे ऐसा लगता है कि एक इजी फेज खत्म हो गया है और हमने अपने एक्सपोजर वहां से जीरो कर दिया। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी को यहां से बड़ा पैसा बनेगा। तो दूसरे अभी जैसे डिफेंस है, वो भी एक तरह से काफी हाइप क्रिएट हुआ है, बहुत सारे फंड आए ऑफ लेट उसके अंदर। बट अगर हम जैसे देखें कुछ चीजों, जैसे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, रेलवे की बात करें, तो अभी भी अंडर ओन सेक्टर है। ओके।
अंडर ओनरशिप है और गवर्नमेंट का फोकस जिस तरह से लास्ट 1-1.5 साल के अंदर रेलवे के ऊपर बढ़ा है, तो रेलवे कंजम्पशन करने से मल्टीपल आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, खाली रेलवे के एंगल से नहीं आता, उसको सब चीजें एक मासेस से लिंक्ड है, तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट आता है। और जो एसएमई सेक्टर की अगर हम बात करें, वहां पे भी कुछ यूनिक अपॉर्चुनिटी, अगर आप कोई भी एसएमई से वगैरह कंपनी, छोटी कंपनियों से बात करें, तो वो बोलते हैं कभी लाइफ में उन्होंने इतने बड़े ऑर्डर बुक नहीं देखे। आज उनके पास ये चैलेंजेस हैं, उनके पास उतना बड़ा कैपिटल नहीं है, उनके पास उतनी बड़ी वर्किंग कैपिटल नहीं है कि उस ऑर्डर को फुलफिल करे, तो वहां पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं जो अभी भी शायद उतना प्ले आउट नहीं हो पाई है, क्योंकि काफी लोग छोटी कंपनियों से घबरा जाते हैं कि ये बहुत छोटा है। तो उस जगह आपको स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। संदीप, दो और निगलेक्टेड एरियाज की बात करता हूं। एक तो है इंश्योरेंस, बहुत मार पड़ी उन्हें और अंडर ओन भी हो गए। क्या आपको वहां पे सिलेक्टिवली कुछ पीएसयू इंश्योरर्स या प्राइवेट में अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? और दूसरा सीमेंट के बारे में ये बताएं, इतने प्राइस कट्स आए पिछले 10 साल में, प्राइस एक्चुअली नेट बढ़े ही नहीं है, एफिशिएंसी से ही जो भी मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है, क्या सीमेंट में भी क्या अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं? देखिए, पहला तो आपका क्वेश्चन यस कि इंश्योरेंस एक एक्सट्रीम निगलेक्टेड नहीं बोलूंगा, एक निगलेक्टेड फेस में तो पहुंच गया था लास्ट फ्यू मंथ्स में। और अगर हमारा पोर्टफोलियो उठा के देखेंगे आप लास्ट मंथ का, तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि लास्ट 2-3 महीने के अंदर हमने इंश्योरेंस सेक्टर, चाहे वो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस हो चाहे प्राइवेट सेक्टर, मेरा दोनों का वेटेज है अब, तो दोनों सेक्टर के, प्राइवेट और पब्लिक दोनों इंश्योरेंस कंपनी में हमने अपना अच्छा खासा वेटेज बढ़ाया हुआ है। वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है कि बजट में भी अपॉर्चुनिटी दिखती है, बट वो सेगमेंट इतना ग्रो हो रहा है, बहुत अर्ली स्टेजेस है, और काफी, अगर हम देखें इंश्योरेंस कंपनी, तो प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी लास्ट 3-4 साल से कहीं कुछ रिटर्न आया ही नहीं, एक्चुअली वो डी ग्रो ही हुई है इन टर्म्स ऑफ पी मल्टीपल। तो वो वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि अर्निंग्स का एक्सपेंशन ग्रेजुअल होगा, लेकिन पी वापस री रेट होना स्टार्ट होगा, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा आपने क्या क्वेश्चन पूछा था जो मैं स्लिप कर गया? मैं कह रहा था सीमेंट। देखिए, हम लोगों ने प्राइसिंग का हाँ, डेटा देखा तो बढ़ा नहीं है, लेकिन एफिशिएंसीज करके कई सीमेंट कंपनियां बड़ी होती जा रही हैं, और ऑफ कोर्स कंसोलिडेशन वाला मैटर। तो आप सीमेंट को कैसे देखते हैं, स्पेशली बड़ी जो देखिए, बड़ी सीमेंट कंपनियां हैं? अगर हम इंडिया में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ दिखते हैं, तो मटेरियल्स के बिना तो काम नहीं होगा, इसलिए हमारा एक्सपोजर सीमेंट में भी अच्छा खासा है और मेटल्स में भी बहुत अच्छा है। अगर हम सीमेंट, लेकिन हमने एक थोड़ा तरीका उसका देखने का अलग रखा है, हमने बहुत लार्ज कैप कंपनियों से एक्सपोजर कट करके स्मॉलर कंपनी से लिया, क्योंकि उनको लगता है कि वो इंडस्ट्री में एक बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, और ये कंसोलिडेशन शायद अगले 2 साल तक और जाएगा, 2 से 3 साल तक, जहां पे 3-4 बड़े प्लेयर्स बचेंगे और छोटे प्लेयर्स खत्म हो जाएंगे। तो उस तरह का बैकग्राउंड है, तो वो बैकग्राउंड में हमने काफी मिड कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनीज को पोर्टफोलियो में बिल्ड किया है कि जो एक्विजिशन टारगेट हो सकते हैं। ओके, क्योंकि कंसोलिडेशन की थीसिस जो हम लोग को लगता था 2 साल से, वो प्ले आउट हो रही है, और इसमें अभी जिस तरह का रिसेंटली जो डील्स हुई है, उसको देख के ऐसा लगता है ये स्पेस में ऑल एक्सेलरेशन होगा। तो अपने को अगर अपॉर्चुनिटी के एंगल से देखें, तो स्मॉल और मिड में शायद ज्यादा पैसा बनेगा, क्योंकि उनको टेक ओवर टारगेट्स है, तो उनको प्रीमियम देके खरीदा जाएगा। तो हमारा पूरा पोजीशनिंग आज की तारीख में उधर है, लार्ज कैप में उतना बड़ा पोजीशनिंग नहीं है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और अगर हम आपके पोर्टफोलियो को भी देखें या अदरवाइज भी, आजकल काफ़ी बातचीत चल रही है पॉलिसी मेकिंग से ऑयल एंड गैस की तरफ, और पूरे ऑयल एंड गैस में पूरे बाजार का फोकस हमेशा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे होता है, बट हमने देखा कि ओएनजीसी 14 ईयर हाई पे आ गया। इधर बातें हो रही हैं कि गैस में भी काफ़ी कुछ घर घर गैस पहुंचाई जाएगी, पाइप्ड गैस। अगेन निगलेक्टेड एरिया था कुछ दिन पहले तक। क्या यहाँ ऑयल एंड गैस को आप कैसे देखते हैं, और क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं? देखिए अजय, मैं 2021 से एक पूरा वैल्यू थीसिस की बात करता हूँ कि अगर एक डिकेड का कोई व्यू ले, 1-2 क्वार्टर का व्यू नहीं, अगर कोई डिकेडर व्यू लेगा, तो उसके अंदर वैल्यू ऐसा थीसिस समझ में आती है, और पीएसयू परफेक्टली क्वालिफाई करते हैं। अब पीएसयू के अंदर भी अगर हम ओएमसी कंपनी या ऑयल कंपनीज देखें, तो वो भी एकदम निग्लेक्टेड जोन में थी, कुछ चीजें में हमने थोड़ा बहुत स्पाइक देखा, और थोड़ा बहुत स्पाइक नहीं है, कुछ फ्यू टाइम्स हो जाते हैं, क्योंकि इतना डीप निग्लेक्टेड टेरिटरी में था, तो वो स्पेस अभी भी अच्छा लगता है। और जिस तरह की जो बातें आ रही हैं कि भी ऑयल एंड गैस सेक्टर को ही पूरा इसके अंदर जीएसटी के परव्यू में लेके आएंगे, अगर ये होता है तो इनको एक और साइकोलॉजिकल बूस्ट तो पक्का मिलेगा, बट उस पे हम प्रियम्प्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो तो एक पॉलिसी पर्सपेक्टिव होगा कि नहीं होगा, किसी को भी नहीं पता हाल फिलहाल। बट हमको जो मोटा मोटा मैथ समझ में आती है, जिस तरह का एनालिटिक्स हम लोग देखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग काफी स्पेस में कंस्ट्रक्टिव है, और पर्टिकुलरली गैस सेक्टर पे ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है।
राइट, ऑल राइट संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और आपको बधाई। आपका एयूएम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। एक छोटे से डिसरप्शन, एक हफ्ते के थोड़ी वॉलेटिलिटी के बाद वापस 95,000 करोड़ के करीब आ गया है, जल्दी 1 लाख की तरफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया और 18 ऑफ स्वदेश पे अपना समय देने के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद।